नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी स्वराज्य सेना में। गोरक्षा महाअभियान समिति के तत्कालीन मंत्रियों में से एक और पूरी घटना के गवाह प्रसिद्ध इतिहासकार एवं लेखक आचार्य सोहनलाल रामरंग के अनुसार दिन था 7 नवंबर 1966। सुबह के 8 बजे से ही संसद के बाहर लोग जुटना शुरू हो गए थे। उस दिन तत्कालीन मास शुक्ल पक्ष की तिथि अष्टमी की तिथि थी, जिसे हम गोपाष्टमी के नाम से भी जानते हैं। गोरक्षा महाअभियान समिति के संचालक व सनातनी करपत्री जी महाराज चांदनी चौक स्थित आर्य समाज मंदिर से अपना सत्याग्रह का प्रारंभ करते। दरिद्र को दुखी न दीना, कोई दरिद्र नहीं होता, कोई दुखी नहीं होता, कोई दीन नहीं होता, कोई अबुध नहीं होता, कोई लक्षणहीन नहीं होता। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। सब लोग परस्पर एक दूसरे के पोषक होते हैं, कोई किसी का शोषक नहीं होता। सब एक दूसरे का रक्षक होते हैं, कोई किसी का भक्षक नहीं होता। सब एक दूसरे के शुभ चिंतक होते हैं, कोई किसी का अशुभ चिंतक नहीं होता। सब एक दूसरे के पूरक होते हैं। सामंजस्य, सामनस्य और ऐकमत्य की स्थापना ही मुख्य रूप से उत्तम शासन का लक्ष्य। बाघ बकरा एक घाट पानी पिए, चूहा बिल्ला का आपस में मेल जोल हो जाए, और सांप और न्योले में भी बैर मिट जाए, ये उत्तम शासन का लक्षण है। यही राम राज्य है, यही धर्म राज्य है, यही ईश्वर राज्य है, यही धर्म सापेक्ष पक्षपात विहीन राज्य है। इसी राज्य का वेदों में वर्णन है, रामायण में वर्णन है, महाभारत। 60 पीठ शंकराचार्य वल्लभ सांप्रदाय, पीठाधिपति रामानुजन नाथ सांप्रदाय, जैन सांप्रदाय, रामानंदाचार्य, बौद्ध व सिख समाज के प्रतिनिधि, सिखों के निहंग व हजारों की संख्या में मौजूद नाग साधुओं को पंडित लक्ष्मी नारायण जी ने चंदन तिलक लगाकर विदा कर रहे थे। लाल किला मैदान में आरंभ होकर नई सड़क व चावड़ी बाजार से होते हुए पटेल चौक के पास संसद भवन पहुंचने के लिए इस विशाल जुलूस ने पैदल चलना आरंभ किया था। संतों में से अपने घरों से लोग फूलों की वर्षाव कर रहे थे। हर गली आचार्य सोहनलाल रामचंद्र के अनुसार यह सनातन समाज का सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन था। इतने विवाद और अहंग की लड़ाई होते हुए भी सभी शंकराचार्य पीठाधिपति ने अपने छत्र सिंहासन आदि त्याग कर पैदल चलते हुए संसद भवन के पंच पर समान कतार में बैठ गए थे। उसके बाद से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। नई दिल्ली का पूरा इलाका लोगों से भीड़ से भरा हुआ था। संसद गेट से लेकर चांदनी चौक तक सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। कम से कम 10 लाख लोगों की भीड़ जुटी थी, जिसमें से 20 से 30 हजार, कुछ लोग बोलते हैं 50 हजार से लेके 1 लाख तक महिलाएं शामिल थी। कश्यप ऋषि द फाउंडर ऑफ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह से लोग एक ही साथ जुलूस में शामिल होने जा रहे थे। उसी वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, गुलारजी लाल नंदा गृह मंत्री थे। गौ हत्या रोकने के लिए इंदिरा सरकार केवल आश्वासन ही दे रही थी, ठोस कदम कुछ भी नहीं उठा रही थी। 20 साल हो चुका था स्वतंत्रता मिलने के बाद, पर सरकार के झूठे वादे अभी भी संत समाज को और हर सनातन धर्म को लिए डूब रहे थे। रामरंग जी के अनुसार दोपहर का 1 बजे जुलूस संवाद करने के लिए संतों समाज का संबोधन का सिलसिला शुरू हो गया था। करीब 3 बजे का समय हुआ जब आर्य समाज ने स्वामी रामेश्वरानंद भाषण देने के लिए खड़े हुए। स्वामी रामेश्वरानंद ने कहा, यह सरकार बाहरी है, यह गौ हत्या रोकने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाएगी, इसे झंझोरना होगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को आह्वान करता हूँ कि सभी संसद के अंदर घुस जाओ और सारे सांसदों की खींच कर बाहर ले आओ, तभी गौ हत्या बंदी कानून बन सकता है। बस इतना ही कहना था और नौजवान लोग औरतें, इंसान, सभी धर्मों के लोग दीवार कूद कर संसद में घुसना शुरू कर दिए थे। वहाँ पे पुलिसकर्मी पहले से ही तैनात थे। गोलियां
और लाठी लेकर लोगों ने संसद भवन को घेर लिया था। बस जैसे ही संसद के अंदर लोग पहुंचे, गोलियों की आवाज़ शुरू हो गई। बस देखते ही देखते लोगों की लाशें बिछना शुरू हो गई। जहां इंसान देखा जाता था, जहां अंदर पुलिस सामने खड़ी थी, जहां पे अंधाधुंध गोलियां फायरिंग शुरू हो गई थी। भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लोग अंदर घुसे जा रहे थे। पुलिस कर्मियों की गोलियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। देखते ही देखते 15 मिनट के अंदर वहां पे 15 से 20 हजार लोगों की लाशें बिछ गई। सेंट्रल सेक्रेटरीट के सामने गोल चक्कर होता था, वहाँ एक दरवाजा था, वो खुला था, मैं उससे निकल के चला गया। क्या चारों तरफ मुझे मेरे दोस्त जो थे सीआईडी में, जो लोग थे लोकल सीआईडी में, उन्होंने कहा देखो शर्मा जी 5-6 जगह गोली चल रही है, गोली जो चला रहा है वो जेके मलेशिया चला रहा है। ठीक है, गोली की आवाज आ रही थी, निरंतर गोली की आवाज आ रही थी। मैं पटेल चौक पर पहुंचा तो मुझे रोक दिया गया, आप आगे नहीं जा सकते। और लाशें तो थी, गिरी हुई थी, सामने दिखाई दे रहा था, खून बह रहा था। यहाँ तक कि मेरा जो जूता था वो ऊपर तक खून से लथपथ हो गया था। और जब मजा जिसको बोलते हैं वो जगह जगह फैली हुई थी सफ़ेद रंग की, यह हड्डियों में से जो होता है। अगर जिनको गोली लगी उनका होगा कुछ ऐसा, मुझे नहीं मालूम। खैर, लोगों को चोटें आ गई थी, वो लोग सांस ना लेने के कारण मरना शुरू हो गए थे। फिर थोड़ी ही देर बाद में कॉल आता है, कहा जाता है कि यहाँ पर सभी लाइनों को काट दिया जाए। उसी वक्त दिल्ली पूरे भारत से गायब हो जाती है, सब जगह ब्लैकआउट। यहाँ पर रिपोर्टर्स ही नहीं बल्कि वहाँ पर आने वाले हर इंसान को वर्जित किया जाता है। इतना ही नहीं, लोगों को बता दिया जाता है कि अंदर कोई भी नहीं आएगा। पूरी दिल्ली को कंप्लीटली ब्लैकआउट कर दिया जाता है, कर्फ्यू लगा दिया जाता है, संतों की तिहाड़ जेल में डाल दिया जाता है। 50,000 से भी ज़्यादा संत तिहाड़ जेल के अंदर ठूस दिए जाते हैं। वहाँ पर संत रुकते नहीं हैं, आंदोलन वहाँ पे भी शुरू रहता है। कुछ ही समय बाद ट्रक बुलाकर मृत, घायल, जिंदा सभी को उसमें ठूसा जाने लगा। जिन घायलों को बचने की संभावना थी उन्हें सभी ट्रक लाशों में नीचे दबाकर मौत हो गई। आज तक पता नहीं चला कि उन लोगों को कहाँ जला दिया गया है या ज़मीन में डालकर उनको दबा दिया गया है। अंदर चला गया। उसके बाद मेरा मन इतना परेशान था कि मैं आंखों में मेरे आंसू थे। मैंने वहाँ डेड बॉडी गिनी, अभी मुर्दा खाने में नहीं थी, बाहर पड़ी हुई थी, कुछ मुर्दा खाने में थी। 372 डेड बॉडी विलिंगटन हॉस्पिटल में थी। सिर्फ एक हॉस्पिटल में 372, जिसमें बच्चों के भी थी और औरतों के भी थी। मोस्टली बच्चे जो थे वो, उन पर गोली का निशान नहीं था, वो शायद भगदड़ में कुछ चले गए थे। और इस सारी जगह पर लोगों के जूते ही जूते नजर आ रहे थे, तो वो भागे तो जूते छूटे, भाग गए। अच्छा, मेरा ख्याल है कि 40 के करीब डेड बॉडीज बच्चों की थी, दूध पीते बच्चों की, 100 के करीब औरतों की होंगी। मैंने बाहर आया, एक टैक्सी स्टैंड था वहाँ, तब ये मोबाइल वगैरह नहीं थे। मैंने अपने ऑफिस को फ़ोन किया कि देखिए बाकी जगह आप कॉरेस्पॉन्डेंट को भेजिए, ये पोजीशन है और मेरे लिए अब असंभव है, मैं एक ही पॉइंट कर सकता हूँ, दूसरी जगह मैं नहीं जा सकता। पूरे शहर में, जैसे ही मैंने कहा था, पूरा कर्फ्यू लग गया था। बस इतना ही नहीं, देखते ही देखते दूसरे दिन न्यूज़ में कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो कि पूरा न्यूज़ सब प्रधानमंत्री के अंडर में ही आ गया था।
जो वो बोले वही भाषा सामने आ रही थी। गुलजारी लाल नंदा को इस चीज़ के कारण इस्तीफ़ा देना गया था और इंदिरा गांधी ने सब चीज़ों का ऊपर से अपना हाथ झटक कर गुलजारी नंदा को वहाँ पर इल्ज़ाम थोप दिया गया था। गुलजारी लाल नंदा को इसकी सज़ा मिली। उसके बाद कभी भी इंदिरा गांधी ने उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में नहीं बताया। तत्काल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और चीन से हारने के बाद देश के रक्षा मंत्री बने यशवंत लाल चौहान सभी साधु संतों को आश्वासन देते हुए कहा कि मैं अगले सत्र में बिना भूले इस कानून को अध्यक्षता लाया जाएगा और इसी कानून को बना दिया जाएगा, लेकिन आज तक यह कानून का रूप नहीं ले सका। रामरंग जी कहते हैं, कांग्रेस शुरू से ही भारत के सनातन धर्मी संतों को नफरत प्रदर्शित करती है। 7 नवंबर 1966 में उसका चरम रूप देखने को मिल गया था। बाद में सरकार ने इसे पूरे घटनाक्रम को एक तरह से दबा दिया, जिसकी वजह से गौरक्षा के लिए कई बड़े आंदोलन और सरकारी खून कृत्यों से आवाज़ युवा पीढ़ी, आज की युवा पीढ़ी अनजान है। इंदिरा जी को गांधी के फेथ नहीं था। उस वक्त जो वहाँ स्टेट मिनिस्टर थे, ही वॉज ऑपरेटिंग। और बाद में कई चीज़ें पता चली कि जो गुंडे लाए गए थे अशांति फैलाने के लिए, वो कहाँ से लाए गए थे, वो बहुत सारी चर्चा हुई। देखिए, ये उन दिनों कुछ बहुत कंट्रोवर्शियल लोग थे। उनमें एक माननीय शशि भूषण जी होया करते थे, शायद आपने उनका नाम सुना होगा। अच्छा, वो थे हरियाणा के कुछ माफिया किंग थे। तो हमें ये बताया गया कि ये जो आग उग लगी है, ये कुछ लोग लाए गए थे, उन्होंने लगाई ताकि इस बहाने से इस आंदोलन को दबा दिया जाए। दिस वाज इट। हालांकि उसका कोई एविडेंस नहीं है, आप उसको प्रूव नहीं कर सकते। मगर मैं एक बात मानता हूँ कि अगर भीड़ की इरादा गुंडागर्दी को करना होता या फसाद करना होता, तो कोई भी लीडर या कोई भी जो ऑर्गेनाइजर है, वो तो ना तो अपने औरतों को लाता है ना बच्चों को लाता है। मेरा एक यादस्टिक है। इसका मतलब यह है कि जो भी दंगा हुआ कि और लोगों ने किया, वो कौन थे इसका कुछ पता नहीं। ये कहना असंभव है कि इसके पीछे किसका हाथ था, किसने इसको किया। हु वांट टू टारपीडो दिस होल और एजिटेशन। मैंने इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। उस इशू पर मैं इस इशू पर आ रहा हूँ। अच्छा, हम लोग खबर बना रहे थे हिंदुस्तान समाचार, तब एक एडवाइजरी आई गवर्नमेंट की तरफ से कि सिर्फ प्रेस नोट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वहीं आप यूज करेंगे, अपनी पर्सनल रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। ये साफ साफ लिखा था। साफ साफ लिखा था। ये एडवाइजरी थी, फोन पर एडवाइजरी थी। ये बात सच है, लिखित रूप में नहीं थी। फोन पर सब एजेंसी को कहा गया, लोकल पेपर्स को कहा गया। ये सच है कि जो हम प्रेस नोट इशू करेंगे आप उसी को छापें और उसको शब्दशः छापेंगे। आप अपने किसी कॉरेस्पोंडेंट का कोई वर्जन नहीं देंगे। जो हमारे पास प्रेस नोट आया उसमें 11 लोगों के मरने की खबर थी। और ये कहा गया था कि जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेना के हवाले कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद में मेरे दिल में बस कुछ चंद सवाल है। अगर आप लोग इतना ही गवर्नमेंट के ऊपर से बात करते हो, गवर्नमेंट डेटा के ऊपर से, आप सबने कभी इंक्वायरी के ऊपर कभी बात क्यों नहीं करी? आप लोगों को हर हत्याकांड के ऊपर 10 चीज़ें बोलनी रहती है। आप लोगों को हर चीज़ के ऊपर से, जब भी कोई चीज़ माइनॉरिटी के ऊपर से होती है, आपको 10 चीज़ें बोलने की इच्छा रहती है। बट ये जो चीज़ थी, हम लोग बायस में हो गए हैं। हम लोगों ने मांगा ही क्या था आप लोगों से? हम लोगों ने क्या मांगा था आप लोगों से? हम लोगों ने पैसे मांगे थे। हम लोग बस चाहते थे कि हमारी गौ माता के लिए कानून बनाया जाए और वो कानून पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। हम लोगों ने डिमांड क्या करी थी एक्स्ट्रा? आज तक हम लोग उस चीज़ के ऊपर से जूझ रहे हैं। आप लोग बोलते हो भाई भाई, गंगा जमुना तहजीब, या फिर हमारे खुद के लोग ही अंदर के कि हमारा कल्चर ये है, वैसा वो है, ये चीज़ है। आप कौन होते हैं खाने के लिए बताने वाले? मैं पूछता हूँ आपको,
आपके घर में अगर किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं रहती है तो हम लोग उस चीज़ का ख्याल रखते हैं ना। अगर नहीं रखते हैं तो फिर बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर इतना सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ जो ये व्यक्ति बोल रहा है, उसके अलावा जितने भी एविडेंस है, उन सबको अगर मद्देनज़र रखते हैं तो आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कुछ गलत हुआ है। बस यही नहीं, हम लोग कब तक ऐसे खुद को एक दूसरे से अलग करते हुए बात करते रहेंगे। बस अगर आप इन चीज़ों को अगर जस्टिफाई कर सकते हो तो प्लीज़ करिएगा। अगर नहीं कर सकते हो तो पतन निश्चित है। जहाँ पे गाय जैसी माताओं को और औरतों को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलती है या फिर उनको पवित्र जैसा नहीं देखा जाता है और उनकी रक्षा नहीं की जाती है, उन संस्कृति का पतन निश्चित है। ये लिख के ले लो। अभी भी कितने सारे लोग होंगे कि जो जिस जगह उस गवर्नमेंट के जो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में शामिल हो गए, बट कोई कुछ नहीं बोल रहा है। चाहे भी कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सब के सब एक ही है, सिर्फ सत्ता का लालच और कुछ नहीं करना है। मैं पूछता हूँ कि क्यों? इतनी भी इंसानियत नहीं है हम सब में कि एक दूसरे का दर्द समझ सके। रखता हूँ इतना ही आज के वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय भारती, हर हर महादेव।